आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान के नए सदर पेजेश्कियान ने किया इजराइल को खबरदार, बोले लेबनान पर जंग छेड़ी तो होगा बहुत बुरा अंजाम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बड़ा ट्रेन हादसा, हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन हुई बेपटरी, कई मुसाफिर जख्मी। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में धमाका, 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। लोकसभा इंतखाबात पर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा दावा, डाले गए और गिने गए वोटों में मिला फर्क। आईएएस कोचिंग हादसे को लेकर बीजेपी का आप पर हमला, बच्चों की मौत पर बीजेपी ने आप को ठहराया जिम्मेदार। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बीच लैंडस्लाइड, पीएम मोदी ने केरल के वजीर आला से की बात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। बिहार में एक नाबालिग लड़की के साथ 9 महीने तक रेप, मदरसा जाते वक्त लड़की को किया था किडनैप। पेरिस ओलंपिक में हिजाब पर बवाल, मुस्लिम खिलाड़ी को ओलंपिक में खेलने का नहीं दिया मौका। इजराइल लेबनान के बीच बढ़ती टेंशन को लेकर ईरान एक बार फिर इजराइल पर हमलावर हुआ है। ईरान के नए सदर मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल को वाज़ेह चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर जंग छेड़ने की भूल की तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। उधर हमास ने भी हिजबुल्लाह की हिमायत में उतरते हुए इजराइल को वीडियो पैगाम जारी कर सख्त वार्निंग दी है। फुटबॉल फील्ड में रॉकेट धमाके के बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्द हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। इजराइल लगातार दोहरा रहा है कि वो गोलान हाइट्स बमबारी को लेकर लेबनान पर हमला करेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोलान हाइट्स में मची तबाही की जिम्मेदार इजरायली आयरन डोम से निकली हुई मिसाइलें हैं, जो माल फंक्शन की वजह से अपना रास्ता भूल गयी और फुटबॉल फील्ड में जा गिरी। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती गर्मा गर्मी को देखते हुए अब ईरान ने एक बार फिर इजराइल को हड़काया है। न्यूज वेबसाइट अरब न्यूज के मुताबिक ईरान के नए सदर मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल को लेबनान पर हमला करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। पेजेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक फोन कॉल के दौरान कहा कि इजराइल की ज़ियोनी हुकूमत ने अगर लेबनान पर हमला किया तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी और इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। पेजेश्कियान ने मैक्रोन के साथ फोन कॉल के दौरान इजराइल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म करने में तमाम आलमी कानूनों को तोड़ने का इल्जाम लगाया। इसके अलावा ईरानी सदर ने गजा में पिछले 10 माह से बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल को लेकर भी गौर व फिक्र जाहिर किया। वहीं हिजबुल्लाह की हिमायत में ईरान के साथ साथ हमास ने भी इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए उसके खिलाफ सख्त वार्निंग जारी की है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग की तैयारी को देखते हुए हमास ने वीडियो जारी कर इजरायली मिलिट्री को धमकाया है। वीडियो में इजरायली डिफेंस मिनिस्टर को लेबनान में मरकावा टैंक भेजने का दावा करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद गजा से लड़ाई का नजारा दिखाया गया है, जहां उन टैंकों को उड़ाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद हिजबुल्लाह को अल कस्साम ब्रिगेड का पैगाम दिखाई देता है कि ये वो टैंक हैं जो रफा से लेबनान जा रहे हैं। हमें यकीन है कि आप मिशन को पूरा करेंगे। आखिर में इजराइल के खिलाफ हमास का पैगाम दिखाई देता है कि तुम्हारे पास कोई टैंक नहीं बचेगा। ईरान और उसके हिमायती याफ्ता तमाम लड़ाके इजराइल से भिड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इजराइल ने भी बयान दिया है कि वो लेबनान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अभी तक की सूरत हाल देखी जाए तो हमास और दीगर रेजिस्टेंस ग्रुप इजराइल पर मुसलसल भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े दावे करने वाला नेतन्याहू इतना बेबस हो गया है कि उसे हथियारों के लिए अमेरिका और यूरोप का मुंह देखना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये तनाज़ा क्या नया मोड़ लेता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेल चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच हिजाब पहनने वाली फ्रांस की मुस्लिम खिलाड़ियों ने अपना दर्द बयां किया है। फ्रांस में हिजाब बैन के कारण वो हिजाब पहनकर खेल नहीं खेल पा रही है। उनका कहना है कि उन्हें मजहब और खेल में किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फ्रांस के हिजाब कानून की वजह से फ्रांस की खातून एथलीट्स को हिजाब पहनकर खेलने से रोका जा रहा है। इस पर कई खातून एथलीट्स ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि ओलंपिक खेलों में जहां कई मुस्लिम देशों में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर खेल रही हैं, वहीं फ्रांस की एथलीट को अपना हिजाब छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 24 साल के फ्रांस की रहने वाली बास्केटबॉल खिलाड़ी डायना कोनाटे कहती हैं, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे लगा ये बेहद खूबसूरत होने वाला है। कोनाटे ने कहा कि एक अच्छी खिलाड़ी होने के बावजूद उन्हें ओलंपिक में खेलने का मौका नहीं दिया गया। कोनाटे फ्रांस की नेशनल यूथ टीम की तरफ से खेल चुकी हैं और साल 2018 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित यूथ ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है, पर हिजाब पहनने की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि साल 2017 में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन यानी कि फीफा ने हिजाब पहनकर खेलने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था, लेकिन फ्रांस के बास्केटबॉल फेडरेशन ने हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया। फ्रांस में खिलाड़ियों के साथ साथ कोच और रेफरी को भी हिजाब पहनने की मनाही है।
हैदराबाद से पार्लिमानी मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर के दिन बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में मरकजी हुकूमत पर मुसलमानों के साथ अछूत जैसा बर्ताव करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बजट तकरीर में मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया है। ओवैसी ने कहा है बजट तकरीर के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 समुदाय का जिक्र किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस पूरे मुल्क में 17 करोड़ मुसलमानों में कोई गरीब, नौजवान, किसान या खवातीन नहीं है? उन्होंने कहा है कि इस पूरे मुल्क में मुसलमान सबसे गरीब है और मुस्लिम खवातीन सबसे ज्यादा महरूम हैं। ओवैसी ने आंकड़ों के आधार पर कहा है कि 15 से 24 साल की उम्र के लोग केवल 29% मुसलमानों की शिक्षा तक पहुँचे हैं। अनुसूचित जातियों में 44% हिंदू, ओबीसी में 51% और हिंदू आला जातियों में 59% लोगों की शिक्षा तक पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि हायर एजुकेशन में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन केवल 5% है। ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के 58.4% लोग स्वरोजगार में लगे हैं। नियमित वेतन रोजगार में इस समुदाय का रिप्रेजेंटेशन सबसे कम है। वहीं अस्थायी श्रम में सबसे अधिक 26% की हिस्सेदारी है। साथ ही ओवैसी ने ये भी कहा है कि मुस्लिम युवाओं को ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही तालीम के मौके मिल रहे हैं। ओवैसी ने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार मुसलमानों को अछूत मानती है। बहराइच जिले में 495 गैर इमदाद याफ्ता मदरसा चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर हुकूमत ने इन मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पास ही के काउंसिल स्कूलों में रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म दिया है। मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों का रजिस्ट्रेशन मंसूख करने की कार्यवाही के आदेश सरकार ने दिए हैं। इनका अब काउंसिल स्कूल में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए डीएम ने 3 सदस्यता टीम गठित की है। आपको बता दें कि जिले में 301 मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसे चलाए जा रहे हैं। इन मदरसों में अभी तक हुई जांच में लगभग 28,000 तालिबा रजिस्टर्ड हैं, जिसमें करीब 1,500 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चीफ सिक्योरिटी ने गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर पास के काउंसिल स्कूल में नामांकित कराए जाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोनिका रानी ने स्कूलों में जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। तहसील एरिया के एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को टीम में शामिल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर संजय मिश्रा ने कहा है कि चीफ सिक्योरिटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद कार्यवाही शुरू कर दी गई है। गैर मुस्लिम बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, इन सभी को काउंसिलिंग स्कूल में प्रवेश दिलाया जाएगा। अब इन मदरसों के बंद होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसको लेकर मदरसा संचालक भी परेशान हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन मदरसों में लगभग 40,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। बिहार से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग लड़की घर से मदरसा जाने का कहकर निकली थी, लेकिन रास्ते में उसका अपहरण हो गया। घर वालों ने काफी ढूंढा, लेकिन नहीं मिली। 9 महीने बाद लौटकर उसने बताया कि 4 से 5 लोगों ने उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ 9 महीनों तक लगातार रेप किया। बिहार के पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना इलाके से रेप की घटना सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि तकरीबन 9 महीने तक उसे बंधक बनाकर उसके साथ हर दिन रेप किया गया। इसके बाद वे जैसे तैसे आरोपियों के चंगुल से बचकर भागी और अपने घर पहुंच पाई। उसने अपने परिवार को आप बीती बताई तो मामला पंचायत तक जा पहुंचा। ग्राम पंचायत में न्याय नहीं मिलने के बाद पीड़िता के परिवार ने रामनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग ने रामनगर थाना इलाके के ही रहने वाले शहबाज मियां, सगदून खातून समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि मैं मदरसा पढ़ने जा रही थी, तभी बीच रास्ते में आरोपियों ने जबरन एक ऑटो में मुझे बिठा लिया। वहां से रेलवे स्टेशन ले गए और मुझे बंधक बनाकर करीब 8 से 9 महीने तक मेरे साथ रेप किया। विरोध करने पर कई बार चाकू से घायल भी किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अबू आसिम आजमी ने आपराधिक घटनाओं में मजहबी एंगल निकालने वालों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि गुनहगार का कोई मजहब नहीं होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। अगर वो किसी भी आपराधिक घटना में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
सपा लीडर ने कहा है उरन में एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। इसमें आरोपी मुस्लिम निकला तो कुछ लोगों ने इसे पूरे मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ दिया तो कुछ ने लव जिहाद का एंगल दे दिया। लेकिन मैं ऐसे सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि सिलफाटा में एक पुजारी ने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी, तो अब आप उसमें कौन सा एंगल निकालेंगे? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपराधिक घटनाओं में इसी तरह मजहबी एंगल निकालने लगेंगे तो इससे समाज में सभी के बीच नफरत फैलेगी, इससे आम लोगों के बीच नफरत पैदा होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि धारवी में अरविंद वैश्यव नाम की एक लड़की की हत्या हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटना को भी कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी ऐसी वारदात सामने आती है तो आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, बगैर ये देखे कि वह किस मजहब का है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सीएम से अपील करना चाहता हूं कि चुनाव और त्योहार नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में जो लोग भी ऐसे आपराधिक मामलों में मजहब का एंगल खोजकर लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने लोकसभा इंतखाबात 2024 को लेकर दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 538 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डाले गए वोट और गिने गए वोटों के नंबर्स में अंतर है। एडीआर के एनालिसिस के मुताबिक हाल ही के लोकसभा इलेक्शन 362 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पड़े कुल वोटों से 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं। वहीं 176 सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पड़े कुल वोटों से 35.93 वोट ज्यादा गिने गए हैं। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एडीआर के फाउंडर जगदीप झोकर ने पीर के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि फाइनल पोलिंग डेटा रिलीज करने में ज्यादा देरी है। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों और पोलिंग स्टेशन पर हुई वोटिंग के आंकड़े मौजूद नहीं होना और क्या इलेक्शन रिजल्ट अंतिम मिलान किए गए डेटा के आधार पर अनाउंस किए गए थे। इसकी क्लियरिटी इलेक्शन रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में चिंता और संदेह पैदा करता है। हालांकि एडीआर ने ये नहीं बताया कि वोटों के इस अंतर से कितनी सीटों पर अलग नतीजे आए हैं। झारखंड में आज सुबह तकरीबन 3:40 के आसपास चक्रधरपुर डिवीजन के बड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन के बीच हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन रेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई, जिस वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में चक्रधरपुर रेल मंडल के बाड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा हो गया है। इस हादसे में हावड़ा CSMT एक्सप्रेस की 18 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस हादसे में करीब 25 मुसाफिर घायल हुए हैं। आपको बता दें कि मौके पर रेलवे वर्कर्स के साथ ARM, ADRM और CKP की टीम मौके पर पहुंची। ट्रेन में सवार कई मुसाफिर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। रेलवे ने अभी तक इस हादसे में किसी की मौत की जख्मी तस्दीक नहीं की है। रेलवे के मुताबिक इस हादसे में काफी तादाद में लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन हावड़ा मेल के ड्राइवर को वक्त रहते हुए इस हादसे का एहसास हो गया। उसने फौरन ट्रेन की स्पीड कम कर दी थी। हावड़ा मेल से घायल यात्रियों को निकालकर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ दोनों ट्रैक पर हादसा होने की वजह से हावड़ा मुंबई रूट पर दूसरी ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पीर के दिन एक विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि ये विस्फोट एक कबाड़ी की दुकान में उस समय हुआ जब ट्रक से स्क्रैप उतारा जा रहा था। आपको बता दें कि धमाके में जान गंवाने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि धमाका बारामूला जिले के सोपोर कस्बे की शेर कॉलोनी में एक कबाड़ की दुकान में हुआ है। घटना के वक्त लोग ट्रक से कबाड़ उतार रहे थे, तभी अचानक ब्लास्ट हो गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। उन्होंने बताया कि धमाके से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित शेर कॉलोनी के निवासी थे। सोपोर एसपी दिव्या देव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि मृतकों की पहचान नसीर अहमद नादरू, आजिम अशरफ मीर, आदिल रशीद भट्ट और मोहम्मद कादिर फूफू के तौर पर हुई है। यह हादसा जिस घर में हुआ उसके मालिक अब्दुल राशिद भट्ट हैं। ये स्क्रैप का बिजनेस करते हैं और सोमवार को इनके घर पर ट्रक से स्क्रैप उतारा जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हुए कोचिंग सेंटर हादसे ने अब सियासी मोड़ ले लिया है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 बच्चों के इंतकाल पर आम आदमी पार्टी सरकार खुद ही एहतजाज कर रही है।
राज्यसभा एमपी संजय सिंह, संदीप पाठक और गुरमीत सिंह मीत हायर समेत कई आप नेता ने पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि सब कोचिंग सेंटर हादसा पूरी तरह से बीजेपी की गलती है। इतना ही नहीं, सांसदों ने तानाशाही बंद करो और कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करो के नारे भी लगाए हैं। इसके अलावा ये दावा भी किया गया है कि मरकजी हुकूमत उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार अपना काम करने में जुटी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत के खिलाफ पीर के दिन से ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर बीजेपी लगातार एहतजाज कर रही है। ऐसे हालात में पुलिस की तरफ से कारकुनान को रोकने के लिए वाटर कैनन चलाए गए। दिल्ली बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी के युवा मोर्चा, ओवैसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्याक मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा और महिला मोर्चा ने विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड हो, दिल्ली फायर सर्विस, नगर निगम या सरकारी तंत्र का कोई भी विभाग, उनके सभी अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहां के विधायक को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जिस बिल्डिंग में ये हादसा हुआ, फायर सर्विस चीफ से ये जानना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को कैसे एनओसी मिली, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस घटना के बाद विपक्ष आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। घटना के बाद से सीएम अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रदर्शन में आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हादसा नहीं हत्या के नारे भी लगाए हैं। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने इस पूरी घटना को लेकर आरोप लगाया है कि राजेंद्र नगर की दुर्घटना पर अब कोई भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ये हादसा नहीं हत्या है। दिल्ली में पूरे देश के बच्चे उज्जवल भविष्य का सपना लेकर आते हैं और इस तरह की दुर्घटनाओं में उनकी जान चली जाती है, जो कि दिल्ली की भ्रष्ट सरकार में आम बात हो गई है। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अफसरान ने बताया है कि हादसे में 3 बच्चों के साथ 11 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे हुई। इसके बाद सुबह करीब 4:10 के आसपास फिर एक बार लैंडस्लाइड हुई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक लैंडस्लाइड के चलते करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंस गए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लैंडस्लाइड से घायल होने वाले 16 लोगों को वायनाड के मेमपाड़ी में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने केरल के सीएम से भूस्खलन को लेकर बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक फायर फाइटर्स और एनडीआरएफ की टीम यहां तैनात की गई है। साथ ही राहत बचाव कार्य भी जारी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन और बारिश से जुड़ी अन्य आपदाओं के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक कंट्रोल रूम खोला है और 2 नंबर जारी किए हैं, जिसके जरिए लोग अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।